शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी शाज़िया शेयर कर रही है। शाज़िया कहती हैं, हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। मेरी फुप्पो की शादी हुई तो शादी के बाद फुप्पो साहिवाल शिफ्ट हो गई। फुप्पो अलग ही रहती थी क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो एक सरकारी मुलाजिम थे, तो उनकी पोस्टिंग साहिवाल हो गई, तो फुप्पो उनके साथ वहाँ पर चली गई। फुप्पो ने मेरे से ये प्रॉमिस लिया था कि जब मुझे दिसंबर की छुट्टियाँ होंगी तो मैं उनके पास रहने के लिए जाऊँगी। दिसंबर की छुट्टियों में मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझे फुप्पो के पास छोड़ आए। मैंने वहाँ पर फुप्पो के पास 10-15 दिन रहना था। मेरी और फुप्पो की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जिस घर में वो रहती थी वो किराए का मकान था। मकान पुरानी तर्ज का बना हुआ था लेकिन साफ़ सुथरा था। एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी हुई थी, और जब ग्रिल बंद करके आगे पर्दे कर देते थे तो वो भी एक कमरा ही लगता था। वहाँ पर शाम होती हम लोग ग्रिल को बंद करके आगे पर्दे कर दिया करते थे। वहाँ पर हीटर भी चलाया होता था और किचन का दरवाज़ा भी खुला होता था। वहाँ पर फुप्पो ने एक सजावट के लिए एक झूला भी रखा हुआ था। मुझे उस झूले पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। मैं दिन भर उसी झूले पर बैठकर फुप्पो से बातें किया करती थी। जो ही शाम होती थी मगरिब के बाद फुप्पो मुझे ये कहा करती थी कि शाम के बाद झूले में नहीं बैठते, बंदा डर जाता है। तो मैंने कहा फुप्पो कुछ नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह से फुप्पो खाना बना रही थी और मैं मोबाइल लेकर जाकर झूले में बैठ गई और झूला झूलने लगी। मगरिब के बाद की बात है, इशा होने वाली थी। अभी तक उनके हस्बैंड नहीं आए थे। तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा सर भारी सा होने लग गया। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अब फुप्पो खाना बना रही थी। अब जहाँ पर झूला पड़ा हुआ था उसके सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा सा आईना लगा हुआ था। एकदम से मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस झूले पर मैं बैठी हूँ उसके पीछे काले स्याह लिबास में कोई खड़ा हुआ है। जिस तरह से उसकी मेरी तरफ कमर है, देखने में वो एक औरत ही लग रही थी। उसने बालों की चुटियाँ बनाई हुई थी, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई है। यानी हम दोनों की कमर थी, मेरी भी बैक साइड थी उस तरफ और उसकी मेरी तरफ बैक साइड थी बिल्कुल काले स्याह लिबास में। मैं अब उसको बिल्कुल आईने में देख रही हूँ। जो ही मैंने आईने में देखा मैं हैरान हो गई कि फुप्पो तो खाना बना रही हैं, तो ये मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ है। जो ही मैंने पलट कर देखा पीछे कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान हो गई। मैं उठकर फ़ौरन से जैसे उठकर भागी, मैं देखने लगी तो एकदम से फुप्पो की नज़र पड़ी। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, वैसे क्यों भागी हूँ। तो वो पूछने लगी क्या बात है, क्या हुआ है। मैंने कहा कि अभी इस आईने में मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था, कोई काले लिबास में औरत थी। फुप्पो कहने लगी शायद तुम्हारा वहम होगा, ये पर्दे होंगे, तुम्हें वहम हुआ होगा। मैंने कहा कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो। अभी वहाँ पर ये मेरा दूसरा दिन था। मैं फुप्पो के पास किचन में आ गई। हम लोगों ने खाना बनाया, काफ़ी देर बैठकर बातें करती रही। उसके बाद फुप्पो के हस्बैंड भी आ गए। हम सब ने मिलकर खाना खाया, काफ़ी देर बातें करते रहे। अब मैं और फुप्पो दूसरे कमरे में सोती थी और जो उनके हस्बैंड थे वो दूसरे कमरे में। हम लोग देर तक बातें करती थी इसलिए वो डिस्टर्ब होते थे। तो हम लोग अभी भी बातें कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो हम दोनों ऐसी बातें करती करती हम लोगों को नींद आ गई। तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। फुप्पो भी गहरी नींद में सो गई और मैं भी। कमरे में ज़ीरो लाइट चल रही थी। ज़ीरो लाइट का जो बल्ब होता है वो चल रहा था और कमरे का दरवाज़ा हम लोगों ने आधा खोला हुआ होता था क्योंकि बाहर जो बरामदा था उसके आगे भी पर्दे होते थे, वहाँ पर भी हीटर चल रहे होते थे और बहुत ज़्यादा फिर वो कमरे में भी गर्मी फील होने लग जाती थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मौसम बहुत अच्छा था, नॉर्मल मौसम था। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से झूला हिलने की आवाज़ आ रही है। उनका जो झूला था वो लकड़ी का झूला था
और जब उसके ऊपर बैठकर झूला लेते थे, झूला झूलते थे, तो उसकी एक मखसूस उसके जो स्प्रिंग्स थे उनकी आवाज़ आती थी। मुझे बकायदा वो आवाज़ आ रही थी, सेम वही आवाज़ जब मैं झूले पर बैठती थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये झूले के ऊपर से आवाज़ कैसी आ रही है, जबकि ग्रिल भी बंद है, आगे पर्दे भी किए हुए हैं, शायद हवा चल रही होगी। मैं थोड़ी सी उठी, अभी मैं कमरे से बाहर नहीं गई। मैंने झांक कर देखा तो झूला जोर जोर से हिल रहा था, और ऐसे हिल रहा था जिस तरह से उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो झूला इतना भी लाइट वेट नहीं था कि हवा के साथ इतना तेजी से हिल सके। बकायदा जिस तरह से ऊपर बैठकर कोई झूले लेता है वैसे वो झूला हिल रहा था। मुझे तो बड़े तज्जुब हुआ कि ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर मैं बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं आकर दोबारा बेड पर लेट गई। अभी कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन मेरे कानों में मुसलसल उस झूले की आवाज़ आ रही थी। तभी एकदम से इस तरह से महसूस हुआ कि जिस कमरे में हम लोग सोए हुए उसका पूरा दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। हमने आधा दरवाज़ा खोला हुआ था, बाकायदा पूरा दरवाज़ा खुला, और सामने जो किचन था उसकी रोशनी कमरे में आने लग गई। मैंने एकदम से सर उठाकर देखा कि ये कौन है जिसने कमरे का दरवाज़ा खोला है। तभी मैं क्या देखती हूँ, वही जो काले लिबास वाली औरत मैंने झूले के पीछे खड़ी देखी थी, वो बिल्कुल सामने झूले के पास खड़ी थी। खासा ऊंची लंबाई का झूला था और उसके साथ खड़ी थी, और उससे ऊंचा उसका सर जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक से चेहरे वाली कोई औरत थी। मुझे उसका थोड़ा सा फेस याद है, अस्तगफुरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसका चेहरा उस वक्त ऐसा था जिस तरह से किसी जानवर का चेहरा है। होंठ बहुत बड़े बड़े थे, चेहरे पर बाल भी थे, और बकायदा नाक वाली जगह जो है वहाँ पर एक सुराख था। बहुत भयानक आंखें। बस मैंने इतना ही देखा, मैं इतनी खौफजदा हुई कि मैंने जो ब्लैंकेट था पूरा अपने चेहरे पर कर लिया, और मैं अंदर थर थर काँप रही थी। मुझे बकायदा ऐसा लगा कि वो जो भी मखलूक है वो चलती हुई कमरे के पास तक आई है, और उसके चलने का स्टाइल ऐसा था जिस तरह से वो जूते को घसीट कर चल रही है। जैसे कोई जूता टूट जाता है तो उसको घसीट कर चलते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही पाँव घसीट घसीट कर चल रही थी। मेरी हालत उस टाइम ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। इतने मुझे पसीने आ रहे थे और मेरा दिल घबरा रहा था कि मैं बाहर तो देख ही नहीं सकती थी कि अगर मैंने देखा तो मखलूक के अंदर ना आ जाए। वल्लाह आलम रात के किस पहर उस खौफ के आलम में मेरी आंख लग गई। सुबह 11 बजे मुझे फूफो ने जगाया और कहा कि आज तो तुम जाग ही नहीं रही हो, क्या बात है, रात भर जागती रही हो। जो ही मैं उठकर बैठी मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने फूफो से कहा कि आपके घर में किसी चीज़ का बसेरा है। कहने लगी क्या मतलब। मैंने कहा कि मैंने आपको कल बताया था कि झूले के पीछे मैंने किसी औरत को खड़े देखा, आपने पर्दे कह दिया था। रात को बकायदा उस मखलूक ने अपना आप जाहिर किया है। जब आप सो गई थी तो झूलने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने उठकर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, झूला हिल रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद कमरे का पूरा दरवाज़ा खुला और सामने झूले के पास वो एक लंबी सी औरत खड़ी थी काले स्याह लिबास में। वो बहुत डरावनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं यहाँ पर रहना, आप मेरे साथ चले, आप बात कर ले मामू से और हम लोग चले जाते हैं। मैंने फूफो को ये कहा तो वो कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे देखो मैं इस घर में तकरीबन 3-4 माह से रह रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हो सकता है तुम डर गई होगी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ सोऊंगी, तुम इस तरफ सो जाना। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, मैं भी मान गई, चुप कर गई। मुझे ये था कि 5-6 दिन तक तो मैंने चले ही जाना है। शायद मैं ज़रा कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ कि सच में मैंने कोई ख्वाब देखे। इन्हीं सोचों में गुम बस मैंने नाश्ता वगैरह किया, फ्रेश हुई। उसके बाद ऊपर मैं काफ़ी देर हम लोग बाहर सहन में धूप में बैठे रहे। मेरे जहन से भी बस वो बात किसी तरह से थोड़ी बहुत निकल गई। घर वालों से बात हुई, सब घर वाले उदास थे, बार बार कह रहे थे कि घर कब आओगी। तो फूफो ने कहा कि अभी मैंने इसे नहीं आने देना, मेरा बहुत दिल लगा हुआ है। इसी तरह से शाम हो गई। आज जो मेरे फूफा थे वो जल्दी घर आ गए और फूफो से ये कहने लगे कि उनको लेकर, उनके कोई दोस्त थे, उनके बेटे की सालगिरह थी, वहाँ पर जाना था।
मुझे भी फोर्स करने लगे। मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, मैं तो कोई अपना फैंसी ड्रेस भी नहीं लेकर गई थी, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। पप्पू ने कहा कि अगर ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, वैसे भी 1-2 दिन से डर रही है तो मैं इसको अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। पप्पू और मैं घर में ही थी और पापा चले गए। अब मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी जिस कमरे में हम लोग सोते थे उधर बैठकर, और पप्पू जो थी वो कपड़े प्रेस कर रही थी साथ वाले कमरे में। तभी एकदम से मोबाइल यूज़ करते करते मुझे बाकायदा इस तरह से महसूस हुआ, जिस तरह से मैं जिस कमरे में बैठी हुई हूँ, मैंने ब्लैंकेट ऊपर लिया हुआ था, उस ब्लैंकेट को बाकायदा मेरे पाँव वाली साइड से किसी ने नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि शायद बेड से नीचे ब्लैंकेट हुआ है तो वो इससे गिरा होगा। मैंने ब्लैंकेट ऊपर कर लिया बैठ के, मैं फिर मोबाइल यूज़ करने लगी। तभी एकदम से बाकायदा फिर से ब्लैंकेट किसी ने खींचना शुरू कर दिया। मैं फ़ौरन से जैसे बैठी हुई थी उसी पोज में मैं बेड के नीचे झांक कर देखने लगी। मैंने बेड के नीचे उसी मखलूक को देखा, वो बेड के नीचे थी। वो इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि अगर मैं 1 सेकंड वहाँ पर और रुकती तो शायद मुझे कुछ हो जाता। उसी लम्हे मैंने मोबाइल वहाँ पर फेंका, मैं चीखें मारती बाहर निकली और मैंने पप्पू से ये कहा कि वहाँ बेड के नीचे मैंने किसी चीज़ को देखा है, वो बहुत काली सी है और वो ब्लैंकेट को खींच रही है। पप्पू बहुत डर गई, वो भागी कमरे में। उन्होंने बेड के नीचे देखा, बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त कमरे से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, बाकायदा जिस तरह से वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो गल सड़ गई है। पप्पू बहुत ज़्यादा डर गई, मैं भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, यहाँ तक कि खौफ के मारे मुझे बुखार हो गया। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इस कमरे में सोना ही नहीं है। जब पापा आए तो उनको सारी ये बात बताई तो उन्होंने भी ये कहा कि शायद अगर ये बार बार एक चीज़ को महसूस कर रही है तो इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है। तुम लोग इस कमरे में सो जाओ, मैं उस कमरे में सो जाता हूँ। हम लोग इस कमरे में सोने लगी और जो पापा थे उस कमरे में सोने के लिए चले गए। पप्पू कहती है कि हम लोगों को उस कमरे में सोना वाला सिस्टम है ही नहीं, हम लोग इसी कमरे में सोते हैं। जब तुम आई हो तो मैं उस कमरे में तुम्हारे साथ जाकर सोती हूँ। पप्पू ने मुझे मेडिसिन दी, मुझे कुछ नींद सी आ गई। कहीं आधी रात का टाइम हुआ तो एकदम से हमने पापा की बड़ी भयानक आवाज़ें सुनी। इस तरह से लग रहा था जिस तरह से वो दबी दबी चीखों में पुकार रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इस तरह से। मैंने भी सुनी, पप्पू ने भी सुनी। जैसे ही मेरी आँख खुली, मेरा कुछ बुखार कम हुआ था तो वो बड़ी भयानक सी हमें चीखें सुनाई दी। हम जब उस कमरे में भागे तो जो मेरे पापा थे इतने अजीबोगरीब अंदाज में, वो आधे बेड के ऊपर थे, आधे बेड के नीचे थे और उनके दोनों बाजू बैक साइड पर थे। जैसे हम लोगों ने उन्हें देखा, हम लोग भागे, लाइट जलाई, उनको संभालना चाहा, वो कांप रहे थे, पसीने से शराबूर हुए हुए थे। जैसे ही हम लोगों को उन्होंने देखा तो वो डर गए और चिल्लाने लगे कि मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, यूँ कहने लगे। पप्पू ने पूछा कि क्या हुआ, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो वो ये कहने लगे, अभी यहाँ पर एक बहुत भयानक औरत थी, उसने बाकायदा मुझे कंधों से पकड़कर नीचे इस बेड से नीचे घसीटना चाहा है। मैं बड़े आराम से सो रहा था, तभी एकदम से जो ही मैंने करवट ली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ कांटों के ऊपर जाकर लगा, तो मेरी आंख खुल गई जैसे मुझे बहुत सी सुइयां चुभी है। जैसे मेरी आंख खुली तो बेड के पास इस साइड पर एक औरत लेटी हुई थी। वो इतनी खौफनाक थी, उसके चेहरे के ऊपर ऐसे तरह से कांटे हैं, जिस्म पर भी कांटे हैं। तभी एकदम से जो ही मैं भागने लगा, उसने मुझे कंधों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत चिल्ला रहा था, मैं चीखें मार रहा था, मेरी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मैं अपना आप छुड़वा सकूं, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे अंदर ही दबती हुई जा रही थी। पता नहीं तुम लोगों ने कैसे मेरी आवाज़ सुनी। तभी पप्पू कहती हैं कि अभी आपकी आवाज़ शाजिया ने सुनी और उसने मुझे बताया है कि उस कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। ये सच कह रही थी कि यहाँ पे किसी मखलूक का बसेरा है। हम लोग उनको लेकर दूसरे कमरे में गए, पानी वगैरह पिलाया। उस कमरे का दरवाज़ा हम लोगों ने बंद कर दिया और जिस कमरे में हम लोग थे उसी कमरे में आके उस कमरे का भी हमने दरवाज़ा बंद कर दिया जहाँ पर हम लोग थे। तभी बाहर से झूला हिलने की आवाज़ें आने लगी, जिससे बाकायदा झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ है और साथ कुछ बोल भी रहा है, गुनगुना भी रहा है। बहुत डर लग रहा था। हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। मेरा तो खौफ से जैसे रोना सा निकल रहा था।
बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। फूफा की भी तबीयत बड़ी ख़राब थी, उनके सर में और आंखों में बहुत दर्द था और कंधों में। जैसे सुबह हुई घर फ़ोन किया गया। मेरी अम्मी अब्बू जो थे वो तकरीबन 3 बजे तक पहुंच गए। जब उन लोगों ने ये बातें सुनी वो भी बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग सारे मिलकर वापस सरगोदा आ गए। उससे आगे हफ्ता इतवार था। कुदरत की तरफ से 2 छुट्टियाँ होंगी। इधर आए तो सारी बातें बताई। उसके बाद मेरी फूफो जो है वो हम लोगों के पास तकरीबन 4-5 दिन रही। जब उनके हस्बैंड की तबीयत नॉर्मल हुई फिर वो लोग वापस गए। तो फूफो अक्सर बताती थी कि हम लोग घर चेंज करने लगे हैं, साथ वाले कमरे में हम नहीं जाते। अक्सर मुझे शाम के वक्त बाकायदा ऐसा लगता है कि सामने बेड के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जब मैं गौर करती हूँ तो कोई नहीं होता। मैं शाम होते ही उस कमरे की लाइट जला देती हूँ, लेकिन जैसे ही रोशनी जलती है वो नज़र नहीं आती। हल्का सा भी अंधेरा होता है वो मखलूक नज़र आती है। हम लोग एक बुज़ुर्ग को लेकर आए थे। उन्होंने ये कहा कि ये झूला यहाँ से हटा दो, यहाँ पर एक मखलूक का बसेरा है और वो झूले पर बाकायदा आकर बैठती है। जो भी झूले पर ज़्यादा बैठे या उसके आसपास आएगा वो मखलूक उसे अपना आप ऐसे ही जाहिर करेगी। उसके बाद वो लोग उस घर में तकरीबन 4-5 माह रहे थे, क्योंकि उनको कोई घर नहीं मिल रहा था। और जो फूफा थे उनकी जॉब भी नहीं थी, वो जॉब भी नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद फिर उन लोगों ने वो घर चेंज कर दिया। लेकिन जो 4-5 माह थे वो कहती है वो बहुत मुश्किल थे, बहुत खौफ आता था। रात भर बाहर सहन से चलने की आवाज़ें आती थी। सर्दियों का मौसम, सुनसान रातें, और उस मकान में बाकायदा एक मखलूक अपना आप जाहिर करती थी। जिस भी साहिब इल्म को लेकर आते थे वो यही कहते थे कि हम इसको निकाल नहीं सकते, यहाँ पर इस मखलूक का बसेरा है। तो ये मेरी एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। उसके 3 साल के बाद जो फूफा थे उनकी पोस्टिंग सरगोदा में होगी और अब मेरी फूफो यहीं पर रहती हैं। लेकिन आज भी जब हम लोग वो बातें याद करते हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से उस घर में किसी मखलूक का बसेरा था। वो कोई चुड़ैल थी, आफत थी, जिन्नी थी या जो भी थी, वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। मैंने बाकायदा उसका चेहरा देखा है। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शाज़िया आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nursheenmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। पूरी सैटरडे में मैं स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नाना जी की कहानियों में भी कल स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।